नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर में आज जानते हैं एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ परीक्षा उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एसी फंडामेंटल से शुरू करते हुए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू को समझते हुए जानते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ इंपीडेंस किस तरह से करंट वोल्टेज रिलेशनशिप बनाता है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर मान आरएमएस वैल्यू 240 वोल्ट है। तो इसी प्रत्यावर्ती संकेत का जिसका आरएमएस विभव मान 240 वोल्ट है, अधिकतम मान क्या होगा। तो हमें मालूम है कि एक प्रत्यावर्ती संकेत जीरो ताक्षणिक मान से अगर शुरू होता है तो वो जयावर्ती रूप से बढ़ता है, अधिकतम मान प्राप्त करता है और फिर वापस घटकर अपनी दिशा बदल देता है। विभव है तो ध्रुवता बदल लेता है और उल्टी दिशा में अधिकतम होकर एक बार फिर जीरो होकर इन्हीं चक्रों का बार बार दोहरान करता है। जयावर्ती परिवर्तन में जीरो के समीप जीरो क्रॉस करते समय संकेत में परिवर्तन की दर तेज होती है और अधिकतम के समीप परिवर्तन की दर समाप्त हो जाती है। ऐसे प्रत्यावर्ती संकेत का कार्यकारी मान अर्थात वो दिष्ट धारा मान जो प्रत्यावर्ती धारा के बराबर समान समय में समान परिपथ में समान कार्य करता है, उसे हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं और ये अधिकतम मान का 1/√2 या 70.7% होता है। तो अगर किसी आरएमएस मान से अधिकतम मान ज्ञात करना है तो उसे √2 से गुना कर देना चाहिए। तो हमारी विभव का अधिकतम मान 240 में √2 का गुना करने पर 339.4 वोल्ट, यहाँ सी तीसरा विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। अगर यही प्रत्यावर्ती विभव एक त्रिकला तंत्र में किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज होती तो लाइन और लाइन के बीच में जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना अगर निकाली जाती तो 240 में अगर हम √3 का गुना करते तो ये 415 वोल्ट आ जाती। यहाँ एक प्रत्यावर्ती संकेत की कार्यकारी क्षमता अगर 240 वोल्ट है तो ये 240 वोल्ट डीसी के बराबर तो काम करेगा, लेकिन इसका अधिकतम मान किसी एक क्षण पे 339.4 वोल्ट तक भी पहुंचेगा। आज का दूसरा प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा प्रारूप है। कहा गया है कि भारत की जो घरेलू विद्युत आपूर्ति है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उसके विभव के ताक्षणिक मान का सही त्रिकोणमिति रूप क्या है। तो जो आपूर्ति के साइनोसॉइडल परिवर्तन होते हैं उन्हें त्रिकोणमिति के एक साइन फंक्शन से इस प्रकार लिखा जाता है, जहां Vm किसी क्षण पे जो संकेत विभव द्वारा अधिकतम प्राप्त मान है उसे कहा जाता है और इस ओमेगा को हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं, जो रेखीय आवृत्ति चक्रों की वो संख्या जो एक सेकंड में दोहराए जाते हैं जिसे हम आवर्ती f कहते हैं, उसके साथ 2πf संबंध रखती है। अधिकतम मान प्रभावी या आरएमएस मान का √2 गुना होता है और भारतीय घरेलू आपूर्ति 230 वोल्ट का आरएमएस मान रखती है। तो अधिकतम मान 230 में √2 का गुना करने पर प्राप्त हो जाएगा और संख्यात्मक रूप से ये मान 311 वोल्ट के आसपास है और भारतीय आपूर्ति एक सेकंड में 50 ऐसे साइकिल पूरे करती है या 50 दोहरान स्वयं के कर लेती है। तो आवर्ती को अगर 50 रखें तो कोणीय आवर्ती 2π का गुणा करने पर 100π हो जाएगी। और ये जो चौथा ऑप्शन है, आरएमएस मान में √2 का गुना करने के बाद जो मान आया है, जैसा अलग से हरी हाईलाइट में दिखाया जा रहा है, वो अधिकतम मान हो जाएगा 311 वोल्ट या 230 √2 और ओमेगा कोणीय आवर्ती 100π या 314 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। और इसी में अगर हम 2π का भाग दें तो सामान्य आवृत्ति फ्रीक्वेंसी f 50 हर्ट्ज 50 साइकिल प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगी। और ये जो चौथा स्वरूप है 311 sin 100πt, ये भारतीय डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई घरेलू विभव आवृत्ति का त्रिकोणमिति रूप हो गया है। विषय समझ को परखने के लिए ये तीसरा प्रश्न प्रारूप भी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि हमारे प्रत्यावर्ती संकेत का रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर, जिसे हम संकेत में kf से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सूत्र क्या है। एक प्रत्यावर्ती संकेत शून्य ताक्षणिक मान से 1/4 साइकिल में अधिकतम मान को प्राप्त कर लेता है। शून्य को पार करते समय उसमें परिवर्तन की दर अधिक होती है और अधिकतम के पास परिवर्तन की दर धीमी हो जाती है। अधिकतम मान के बाद ये घटना शुरू करता है और आधी साइकिल में वो वापस शून्य मान को प्राप्त कर लेता है। और जिस तरह का एक आधा चक्र आया, ठीक वैसा ही आधा चक्र धारा दिशा बदलकर या विभव ध्रुवता बदलकर उल्टी दिशा में बनाता है और एक साइकिल के बाद ऐसे ही दोहरान बार बार किए जाते हैं। अगर प्रत्यावर्ती धारा संकेत पहले आधे चक्र में कोई आवेश एक दिशा में प्रभावित कर रहा है तो दूसरे आधे
चक्र में उतनी मात्रा का आवेश पुनः वापस प्रवाहित हो जाएगा और पूरे चक्र में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा शून्य होने से पूर्ण चक्र औसत धारा प्रत्यावर्ती संकेत की पूर्ण चक्र में औसत मान को शून्य माना जाता है। लेकिन एक धनात्मक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती संकेत जिस औसत मान के साथ आवेश का स्थानांतरण करता है उसे हम एवरेज वैल्यू औसत मान कहते हैं। और एक अधिकतम मान वाला प्रत्यावर्ती संकेत इस नीली रेखा में दिखाए गए दिष्ट धारा नियत मान के बराबर आवेश स्थानांतरण की क्षमता रखता है और इस नीले मान को हम औसत मान कहते हैं। एक प्रत्यावर्ती संकेत चाहे एक दिशा में प्रवाहित हो चाहे दूसरी दिशा में प्रवाहित हो, वो एक प्रतिरोध में दोनों स्थितियों में ऊष्मा उत्पन्न करेगा, लेकिन कम धारा पे ऊष्मा उत्पादन की दर शक्ति कम होगी, अधिक धारा पे वो दर शक्ति अधिक होगी। तो औसत कार्यकारी व्यवहार को हम रूट मीन स्क्वायर धारा के वर्ग का औसत निकाल के वर्गमूल निकाल कर निकालते हैं और वो अधिकतम मान का 1/√2 आता है और ये आरएमएस मान एवरेज मान से थोड़ा अधिक भूरी रेखा से अंकित है। तो एक प्रत्यावर्ती संकेत में अधिकतम मान, आरएमएस मान और एवरेज मान 3 मान है और रूप गुणांक आरएमएस मान में एवरेज मान का भाग देने पर जो हमारा यहाँ बी विकल्प है वो सही उत्तर हो जाएगा। और एक जयावर्ती प्रत्यावर्ती संकेत के लिए आरएमएस विभव अधिकतम विभव का 1/√2 है और औसत विभव अधिकतम के 2 गुना में पाई का भाग देने से आएगा। अगर हम आरएमएस में औसत का भाग दे के रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर निकालना चाहें तो वीएम ऊपर नीचे अंश और हर में कट जाएगा और ये पाई जो हर में हरांक में है वो अंश में ऊपर आ जाएगी और पाई/2√2 को अगर हम गणना करें, पाई का संख्यात्मक मान 3.14, √2 1.414 होता है, 2 गुना करें तो 2.828, 3.14 में 2.828 का भाग देते हैं तो ये एक आसानी से याद होने वाली संख्या 1.11 हो गई है। तो हमसे कोई ये भी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का रूप गुणांक क्या होता है, तो ये पाई/2√2 या 1.11 होगा और रूप गुणांक आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है। और किसी भी संकेत के लिए वर्ग के औसत का वर्गमूल आरएमएस मान हमेशा औसत मान से अधिक होता है, तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आएगी। आज का चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय विद्युत आपूर्ति जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके लिए सही कथन हमें छांटना है। पहला विकल्प है कि जो प्रत्यावर्ती परिवर्तन होता है भारतीय आपूर्ति में वो अधिकतम ताक्षणिक धनात्मक मान से ऋणात्मक अधिकतम ताक्षणिक मान प्राप्त करने के लिए जो समय अंतराल लेता है वो 1/100 सेकंड है। तो पूरी साइकिल का जो समय है आवर्तकाल वो आवर्ती 50 हर्ट्ज का व्युत्क्रम 1/50 सेकंड है और ये पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक के बीच का समय आधी साइकिल 1/50 का आधा 1/100 सेकंड सही विकल्प हो गया है। तो पहला विकल्प सही विकल्प है। दूसरा विकल्प है एक प्रत्यावर्ती आपूर्ति के पूर्ण चक्र में धारा के द्वारा स्थानांतरित आवेश शून्य होता है, तो ये एक सत्य कथन है। एक धनात्मक अर्ध चक्र में जो आवेश एक दिशा में स्थानांतरित होता है उतना ही आवेश ऋणात्मक अर्ध चक्र में उल्टी दिशा में वापस आ जाता है। तो पूरी साइकिल में जो पीली हाईलाइट में हमने दिखाई है कुल आवेश स्थानांतरण शून्य हो जाता है। तो दूसरा विकल्प भी सही विकल्प है। तीसरा विकल्प है कि जो भारतीय विद्युत आपूर्ति में हम विद्युत उपकरण इस्तेमाल करते हैं उनकी विद्युत विभव सहता 311 वोल्ट होनी चाहिए। तो ये भी एक सत्य कथन है क्योंकि भारतीय विद्युत आपूर्ति की आरएमएस वैल्यू 230 वोल्ट है और आरएमएस से अधिकतम मान √2 गुना जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 311 वोल्ट के आसपास हो जाता है। तो वैसे तो हमारे विद्युत उपकरण प्रभावी 230 वोल्ट आरएमएस मान के लिए काम करते हैं, पर किसी क्षण विशेष के लिए वो 311 वोल्ट भी अपने सिरों पर पाते हैं तो उनकी विद्युत विभव सहता 311 वोल्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प सही है। तो अगर हम उत्तर के तौर पे देखें तो उपरोक्त सभी, ये चौथा विकल्प हमारा उत्तर हो जाएगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिपथ की विभव और धारा के बीच में जो कला संबंध है वो यहाँ पीली हाईलाइट के अनुसार हो तो ये परिपथ किस तरह के अवयवों को रखता है ये हमें बताना है। तो यहाँ विभव के शिखर मान से धारा का शिखर मान कला में पीछे है और ये कलांतर 1/4 साइकिल और अगर पूरी साइकिल 360 डिग्री की हो तो 90 डिग्री के बराबर है। तो इस परिपथ में विभव से धारा कला में 90 डिग्री पीछे की स्थिति में है और ऐसा शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में ही संभव है। तो ये परिपथ ना तो धारितीय
परिपथ है, ना प्रतिरोध और धारतीय या प्रतिरोध और प्रेरकत्व का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि धारतीय परिपथ में धारा विभव से आगे रहती है। हम इसे याद कर सकते हैं C4 कैपेसिटर, C4 करंट। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट कला में आगे रहता है, यहाँ विभव से धारा की कला समय में पिछड़ कर रही है, धारा पीछे है। तो ये एक प्रेरकत्व परिपथ है, और अगर परिपथ में प्रतिरोध नहीं होता तो विभव और धारा में कलांतर पूरा 90 डिग्री होता है, अन्यथा ये कलांतर 90 से कुछ कम मान भी रख सकता था। तो हमारा दिया गया परिपथ जिसमें धारा विभव से 90 डिग्री पीछे की कला में है, एक शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ है। अगर यही एक शुद्ध धारतीय परिपथ होता, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता, तो धारा का अधिकतम मान विभव के अधिकतम मान से आगे और पूरा 90 डिग्री अगर कलांतर होता तो ये एक शुद्ध धारतीय परिपथ होता, जैसा कि इस लेखा चित्र में दिखाया गया है। और अगर हमारे परिपथ में प्रतिरोध और धारिता या प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों होते तो धारा और विभव में कलांतर 90 डिग्री से छोटा होता। आर और सी वाले कॉम्बिनेशन में, जिसमें धारिता या कैपेसिटेंस है, करंट की कला आगे की स्थिति में होती और कलांतर 0 और 90 के बीच में कोई स्थिति में रहता, और आरएल सर्किट में धारा विभव से पीछे की स्थिति में रहती और कलांतर 0 और 90 के बीच की किसी स्थिति में होता। शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता में धारा और विभव में कलांतर पूरा 90 डिग्री होता है। हमें जो प्रश्न में विभव और धारा के बीच में लेखा चित्र दिया हुआ है उसमें स्पष्ट है धारा विभव से 90 डिग्री पीछे की कला में है, और ऐसा एक शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में ही संभव है। तो यहाँ हमारा ए विकल्प सही विकल्प हो गया। अगर धारा विभव से 90 डिग्री आगे होती तो बी विकल्प शुद्ध धारतीय परिपथ सही विकल्प होता, और अगर धारा आगे रहती और कलांतर 0-90 के बीच में होता तो ये आरसी सर्किट हो सकता था, और अगर धारा पीछे और कलांतर 0 और 90 के बीच में तो ये एक आरएल परिपथ हो सकता था। हमारा अगला छठा प्रश्न भी पूर्व प्रश्न की जैसा ही रूप रखता है। हमें अगर आपूर्ति विभव एक त्रिकोणमितीय फलन 100 sin 100t वोल्ट के रूप में दी गई है, और इसी परिपथ में धारा अगर त्रिकोणमितीय रूप में धारा का ताक्षणिक मान 2 cos 100t दिया हुआ है, तो परिपथ के अवयव के बारे में जानकारी देनी है। तो एक साइन फलन t0 पे ताक्षणिक मान 0 रखता है, तो ये ब्राउन वेवफॉर्म हमारी विभव की तरंग रूप हो गया है। वहीं एक कोसाइन कर्व t0 पे cos 0 1 अधिकतम मान रखता है, तो ये शान कर्व धारा का ताक्षणिक मान का लेखा चित्र हो गया है, और धारा का ताक्षणिक मान विभव के ताक्षणिक मान से अगर कला में तुलना की जाए तो अधिकतम शिखर मान धारा का विभव से समय में पहले आ रहा है, और ये कलांतर अगर तुलना करें तो पूरा 90 डिग्री है। जब धारा और विभव में 90 डिग्री का कलांतर होता है तो ऐसे परिपथ शुद्ध प्रतिघातीय परिपथ होते हैं, उनमें प्रतिरोध नहीं होता, और अगर धारा आगे है तो ये एक शुद्ध संधारित्र परिपथ है। विभव के अधिकतम मान में धारा के अधिकतम मान का भाग दें तो ये अनुपात या इनके आरएमएस मानों का अनुपात परिपथ की धारा रोकने की बाधा, जैसे हम प्रतिघात कहते हैं, धारतीय प्रतिघात का मान हो जाएगा। और यहाँ धारतीय प्रतिघात अधिकतम विभव मान और अधिकतम धारा मान के अनुपात के अनुसार 50 ओम हो गया है। और अगर धारतीय प्रतिघात का हम धारिता के साथ गणितीय संबंध देखें तो धारतीय प्रतिघात 1/ωc है, जहाँ c परिपथ के संधारित्र की धारिता मान हो गया है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति हो गई है। यहाँ t के आगे जो 100 लिखा हुआ है वो परिपथ की कोणीय आवृत्ति है, और xc का मान अगर Vm/Im से हमने 100 वोल्ट में 2 एम्पियर का भाग देके 50 ओम पाया है, तो c का मान 1/xc इंटू ओमेगा 100 रेडियन पर सेकेंड फैरड में ये गणना हुई। इस फैरड मान को अगर हम माइक्रो फैरड में देखें, फैरड को माइक्रो फैरड में बदलने के लिए 10 की घात 6 से ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हल 200 माइक्रोफैरड बताता है कि इस परिपथ में 200 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है, जिसकी 100 रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति पे धारतीय प्रतिघात 50 ओम है। तो वो 100 वोल्ट अधिकतम विभव पर धारा का अधिकतम मान 2 एम्पियर रखेगा, और अगर विभव t0 पे 0 मान रखता है, धारा शुद्ध धारतीय परिपथ में विभव से 90 डिग्री आगे की कला में अधिकतम शिखर मान के साथ शुरू होगी। हमें प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ 220 वोल्ट की विद्युत विभव पर 40 वाट शक्ति के किस विद्युत उपकरण की धारा अधिक होगी? तो हमें 2 उपकरण यहाँ तुलना के लिए दिए हुए हैं। एक फिलामेंट लैंप है, दूसरा
प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूबलाइट है, अगर हम प्रत्यावर्ती परिपथ में वास्तविक शक्ति P जो वॉट में नापी जाती है उसे RMS वोल्टेज और RMS करंट के साथ देखें तो वो धारा फेजर और विभव फेजर के बीच में जो कलांतर कोण होता है फाई, उसके कोसाइन के साथ जो गुणक बनता है कोस फाई, जिसे शक्ति गुणांक कहते हैं, उसके साथ ये स्वरूप रखती है। अर्थात प्रत्यावर्ती परिपथ में वास्तविक शक्ति RMS वोल्टेज, RMS करंट और शक्ति गुणांक के गुणनफल से प्राप्त होती है। यहाँ अगर हम धारा की तुलना करें तो समान शक्ति और समान विभव पे वो उपकरण जिसका शक्ति गुणांक कम है वो अधिक धारा लेगा। अगर हम तंतु लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति नलिका की तुलना करें तो तंतु लैंप एक शुद्ध प्रतिरोध जैसा व्यवहार करता है जिसमें धारा और विभव के बीच में कलांतर शून्य है, शक्ति गुणांक अधिकतम इकाई के बराबर है और ऐसी स्थिति में कॉस फाई के अधिकतम मान के साथ ये कम धारा लेगा। वहीं सामान्य प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूबलाइट्स जो फ्लोरोसेंट्स हैं वो एक चौक के साथ इस्तेमाल की जाती है तो इनका औसत शक्ति गुणांक 0.5 हो सकता है। तो समान शक्ति और समान विभव पे जब शक्ति गुणांक का मान 0.5 होगा तो धारा का मान ट्यूबलाइट में तंतु लैंप से 2 गुना हो सकता है। तो दोनों भले ही समान शक्तियों की हो, दोनों एक समान धारा नहीं लेंगी और ये अनिश्चित भी नहीं है क्योंकि जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है वो कम शक्ति गुणांक के साथ काम करती हुई अधिक धारा लेंगी। इसीलिए हम विद्युत परिपथों में परिपथ की धारा को कम रखने के लिए शक्ति गुणांक के उच्च मान को अच्छा समझते हैं। हमारा 8वां प्रश्न भी शक्ति गुणांक की गणनाओं पर आधारित है। हमें एक विद्युत परिपथ में प्रतिघात जो प्रेरणिक प्रकृति का है 21 ओम और परिपथ की प्रतिबाधा इंपीडेंस 35 ओम दिया हुआ है। इस परिपथ के शक्ति गुणांक के बारे में जानकारी चाहिए। हमें मालूम है कि परिपथ का शक्ति गुणांक धारा और विभव के बीच में कलांतर कोण का कोसाइन होता है। अगर धारा और विभव के बीच में कलांतर कोण फाई है तो कोस फाई शक्ति गुणांक होगा। एक परिपथ में अगर धारा के घूर्णनशील फेजर को हम प्रतिरोध की रेखा में रख लेते हैं तो विभव की स्थिति प्रतिबाधा सदिश की दिशा में आती है और जो R और Z के बीच में कोण होता है प्रतिबाधा कोण, वही धारा फेजर और विभव फेजर के बीच में कोण हो जाता है और उस कोण का कोसाइन शक्ति गुणांक एक प्रतिबाधा त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात के रूप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक परिपथ में शक्ति गुणांक परिपथ प्रतिरोध और परिपथ प्रतिबाधा R और Z के अनुपात के बराबर होता है। इस परिपथ में हमें प्रतिघात और प्रतिबाधा Z और X दिया हुआ है लेकिन R की जानकारी नहीं है। R को हम पाइथागोरस कैलकुलेशन से Z² में XL² का अंतर करके वर्गमूल लेकर निकाल सकते हैं और यहाँ Z का मान 35 ओम और प्रेरणिक प्रतिघात का मान 21 ओम रखने पर ये 7 का 5 गुना और ये 7 का 3 गुना। 7 के वर्ग में वर्गमूल करने पर 7 को कॉमन लिया जा सकता है। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। 25 में से 9 गया तो 16। 16 का वर्गमूल 4 7 से गुणा होके प्रतिरोध का मान 28 ओम बता रहा है। और अब इस परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात, प्रतिरोध 28 ओम और प्रतिबाधा 35 ओम का अनुपात 7 से काटने पर 0.8 हमें प्राप्त हो गया है। और क्योंकि ये प्रेरणिक परिपथ है तो धारा विभव से कला में पीछे रहेगी और ऐसी परिपथ जिनमें धारा विभव से पीछे की कला में होती है उनके पावर फैक्टर पश्च लैगिंग प्रकार के कहलाते हैं और ये 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर का परिपथ हो गया है। RL प्रकार के परिपथों के प्रश्न भी बहुत प्रचलित हैं और हमारे इस नवें प्रश्न में परिपथ के प्रतिरोध का मान वर्गमूल 7√7 ओम दिया हुआ है। वहीं प्रेरणिक प्रतिबाधा 3 ओम दी हुई है। अगर इस परिपथ में 20 वोल्ट RMS मान की प्रत्यावर्ती विभव लगाई जाए तो प्रेरकत्व के अक्रॉस वोल्टेज VL का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। परिपथ में विभव और धारा के बीच में नियंत्रण का काम प्रतिबाधा Z इंपीडेंस करता है और इंपीडेंस परिपथ प्रतिरोध और प्रेरणिक प्रतिघात का पाइथागोरस कैलकुलेशन से आएगा। √7 का वर्ग 7 और 3 ओम का वर्ग XL का वर्ग 9। 7 और 9 का जोड़ 16 जब वर्गमूल लेंगे तो इस परिपथ की प्रतिबाधा 4 ओम आ जाएगी और V IZ सूत्र अनुसार अगर V 20 वोल्ट है, Z 4 ओम है तो परिपथ की धारा 5 एम्पियर आ जाएगी और 5 एम्पियर धारा जब इस प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित होगी तो 3 ओम के सिरों पर प्रेरकत्व की वोल्टेज 15 वोल्ट। यहाँ चौथा विकल्प हमारी सही उत्तर हो जाएगी।
आज की इस लर्निंग वीडियो के आखिरी प्रश्न के तौर पे हम एक RLC सीरीज सर्किट को लेते हैं और अगर एक श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता तीनों लगाए हुए हों और उन पे जो विभव के मान है R पर 100 वोल्ट, L पर 200 वोल्ट और C पर अगर 125 वोल्ट आए तो कुल आपूर्ति विभव इस पूरे श्रेणी परिपथ का क्या होगा। तो हमें पता है अगर धारा को क्षैतिज संदर्भ ले लें तो R का विभव का फेजर धारा की कला में आएगा, वहीं L की वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे या L में धारा 90 डिग्री पीछे होती है और ये 200 वोल्ट L की वोल्टेज हो गई। धारिता में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री कला में पीछे होगी, धारा संधारित्र में विभव से 90 डिग्री आगे होती है। श्रेणी परिपथ में R, L, C तीनों की धारा एक ही मान और एक ही संदर्भ फेजर रखेगी तो C संधारित्र की वोल्टेज धारा फेजर से 90 डिग्री पीछे की कला में 125 वोल्ट आ गई है। ये दो L और C की विपरीत कला की वोल्टेज सदिश जोड़ में जुड़ने के बजाय सांख्यिक रूप से घट जाएगी और ये शुद्ध प्रतिघातीय वोल्टेज जो धारा से 90 डिग्री कला की स्थिति में है वो 75 वोल्ट आ जाएगी, 200 और 125 का अंतर। और अब R की वोल्टेज धारा की कला में 100 वोल्ट और L और C की संयुक्त वोल्टेज 75 वोल्ट का पाइथागोरस कैलकुलेशन, कुल सप्लाई वोल्टेज आ जाएगी और एक स्टैंडर्ड पाइथागोरस पेयर है, ये 25 का 3 गुना, ये 25 का 4 गुना, तो 3 और 4 का पाइथागोरस पेयर 5, 25 का 5 गुना 125 वोल्ट हमारी कुल सप्लाई वोल्टेज हो जाएगी। यहाँ एक अचरज जैसी जानकारी ये हो सकती है कि आपूर्ति वोल्टेज तो सिर्फ 125 वोल्ट है, फिर भी एक अवयव वोल्टेज L की वोल्टेज 200 वोल्ट आ रही है। वो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि यहाँ L और C विपरीत प्रकृति के ऊर्जा संचय निकास करने वाले अवयव हैं और C के निकास की ऊर्जा जब L संचय करता है तो L आपूर्ति और संधारित्र दोनों से ऊर्जा निवेश पाकर अपने मान को बढ़ा लेता है। तो ध्यान रहे अकेले L या अकेले C जब LC सर्किट दोनों हो तो उनकी आपूर्ति से अधिक वोल्टेज हो सकती है, लेकिन L और C के कॉम्बिनेशन शुद्ध प्रतिघातीय वोल्टेज या R की वोल्टेज कभी भी कुल सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ 200 वोल्ट और 125 वोल्ट का अंतर 75 वोल्ट और 75 और 100 वोल्ट का पाइथागोरस कैलकुलेशन सप्लाई वोल्टेज पहला विकल्प 125 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बहुत प्रचलित हैं और हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो में जब हम इस तरह के और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो हमारी विषय समझ बेहतर बनेगी और परीक्षाओं में सफलता भी सुनिश्चित बनेगी। उम्मीद है टेक्निकल हेल्पर श्रृंखला की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। हमारे AC सर्किट के कुछ और लर्निंग वीडियोस की मदद से आपकी विषय समझ पूरी बनेगी और परीक्षाओं में निश्चित रूप से ऊंची सफलताएं आपको प्राप्त होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार फिर हमारी सभी वीडियोस को देखने, सराहने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।